हाँ भैया, सभी के लिए राम राम और सभी के लिए राधे राधे। हाँ, यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे और उसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको मिलेंगे। तो कम समय में बहुत सारी चीज आप यहाँ से पाएंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि अब की बार जो एमएड का एग्जाम होने हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होने हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सेमेस्टर के यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले। तो आपका स्वागत है आपके अपने इस नए चैनल में, एजुकेशनल हब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये देखिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो 2021-23 में हुआ था और 2022 में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था। मेन एग्जाम, री एग्जाम, एक्स स्टूडेंट सबके लिए था ये। ठीक है, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए पेपर फर्स्ट है ये 101। इसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ 1.5 घंटे का टाइम मिलता है और आपको 100 नंबर का टोटल आपका ये पेपर होता है। 80 क्वेश्चन करने होते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है ये। ओके, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है ये करने के लिए आपको। तो इस तरह से आपके पेपर का ये पहला प्रश्न है, इस तरह से आएगा। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर है, ध्यान रखना, और डी सीरीज है ये देखिए। अब इसमें क्वेश्चन आंसर सब लगे हुए हैं। ये देखिए पहला प्रश्न है, गणित शास्त्री में होती है। चूंकि गणित शास्त्री है तो भाई उसके अंदर तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि होगी। इसका आंसर होगा ए। आंसर सबके लगे हुए हैं, आप देख लीजिएगा, आंसर ए। सेकंड देखिए, बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व हैं तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों हैं, इसमें सी आंसर है। तीसरा देखिए, समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से होता है। क्या होता है जिसकी सहायता से? प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। चौथा देखिए, समायोजन की विशेषताएं क्या हैं? तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि आंसर होगा डी। डी देखिए इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ हर प्रश्न का उत्तर होगा इसमें और क्वेश्चन आंसर सब अच्छी तरह आपको दिखाए जाएंगे। अब देखिए इसमें इसका 5 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन आप देख लीजिए, भली भांति समायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं, तो क्या है? उपरोक्त सभी। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको पता है कि पिछले पेपर में से बहुत कुछ फंसता है। इस बार एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम होंगे इस पेपर में से आने की बहुत उम्मीद है उसमें, इसलिए पहले आप इसको पूरा सॉल्व करके जाना, उसके बाद फिर एग्जाम देने जाना। आपको काफी हद तक राहत मिलेगी और काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ देखिए समायोजन के प्रकार क्या हैं, तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे क्योंकि ये सभी समायोजन के प्रकार हैं, एडजस्टमेंट के टाइप्स हैं। सातवां देखिए, समायोजन तथा कुछ समायोजन में अंतर क्या है? तो उसमें लिखा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ना मात्रा का, ना समय का, ना धन का। आठवां देखिए, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली युक्तियों को क्या कहते हैं? तो भैया ये कहते हैं समायोजन की रक्षा युक्तियां। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। अच्छा एक बात और, इसमें जो आंसर लगे सब सही हैं। जो कॉलेजेस ने माने हैं आंसर और जो आंसर की में आए हैं, जो आंसर वास्तविकता में सही माने गए हैं वही आंसर हैं इसमें। ठीक है, आयु की तरफ से दिए गए आंसर वही हैं इसमें। तो रक्षा युक्तियां हैं, इसमें ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे आप, यानी कि डी आंसर। 10वें का देखिए, निम्नलिखित में से रक्षा युक्ति नहीं है, तो स्किनर के सिद्धांत में कोई रक्षा युक्ति नहीं मानी जाती। ठीक है, तो सी आंसर होगा इसका, सी। 11वां देखिए, कल्पना के सहारे अपने तनाव को दूर करने वाली रक्षा युक्ति कौन सी? कल्पना के सहारे तो डे ड्रीमिंग होता है ना, आंसर होगा इसका बी। आंसर बी। 12वां देखिए, 12वां रक्षा युक्तियों के समुचित उपयोग से व्यक्ति बन जाता है। कौन बन जाता है? मानसिक रूप से स्वस्थ। ठीक है, आंसर होगा बी। 12वें का आंसर लगाइए बी। अब देखिए 13वां प्रश्न देखिए, इसमें आराम से आप देख सकते हैं। मनोविज्ञान है, क्या है? व्यवहार है एक। ठीक है, आंसर होगा डी। मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहार है, आंसर होगा इसका डी। मनोविज्ञान को व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा है? तो ये वाटसन ने कहा है। ये ध्यान रखना कि व्यवहार के बारे में यदि पूछ लिया जाए कि व्यवहारिक वादी कौन है, मनोवैज्ञानिक कौन से मनोवैज्ञानिक व्यवहारिकवादी हैं, तो वाटसन का नाम सबसे पहले आता है। तो वाटसन लगाना, चाहे प्रश्न इस तरह से हो, चाहे किसी भी तरह से व्यवहार के बारे में पूछ लिया जाए तो वाटसन उसका आंसर होगा। ठीक है, 15वां देखिए, मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं, तो आपको पता है मनोविज्ञान में तो भैया विचारों का, मन का, इनका अध्ययन किया जाता है, तो आंसर होगा इसका बी, थॉट्स एंड फीलिंग्स का। ठीक है, आंसर बी लगाइए इसका। और 16वां देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है, कौन है? मानव का व्यवहार, यानी आंसर ए। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं आपके पेपर के लिए, क्योंकि आपके एमएड के एग्जाम आने वाले हैं।
तो प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर का ये प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है, देख लीजिए। इसमें देखिए शिक्षा के समस्त कार्य आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी पर, चाहे वो वैज्ञानिक हो, दैनिक हो या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो, सब पर। 18वां देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये 1900 एडी से मानी जाती है, और इसकी सही जो डेट है ना, डेट लिख रखी है 1883 से, ये सही डेट है इसकी, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 एडी यानी कि 1883 से, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है टीचिंग एंड लर्निंग से, शिक्षण एवं अधिगम से, ए आंसर होगा इसका। 20वां देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान विषय के रूप में विकसित कब हुआ था, तो भैया 20वीं शताब्दी में हुआ था ये, है 20वीं शताब्दी में, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, ठीक है। ये आंसर लिख रखा है, सब देख लीजिए, आंसर इसका डी होगा। 21 देखिए, अब यहाँ एक परिभाषा दे रखी है, किसने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दिशाओं से है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय संबंधी सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दिशाओं से है, किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है, ठीक है, आंसर सी। 22वां, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों का एक ही लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है इनका, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ठीक है, आंसर होगा ए। इनमें से कई क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, इसलिए इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, अच्छी तरह से। यहाँ देखिए, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक एवं व्यापकता किसके अभाव में अधूरी होती है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अभाव में, आंसर होगा इसका बी, ठीक है, इसका आंसर बी है। ये देखिए 24वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, तो विशिष्ट बालकों को समझने में, आंसर ए लगाना इसका, ठीक है। सब आंसर क्वेश्चन सब यहाँ दे रखे हैं, आप आराम से देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25वां देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिरीक्षण विधि, तो परंपरागत है ये, आंसर बी। शिक्षा विधि में व्यक्ति किस विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है, तो इसका आत्मनिरीक्षण जो विधि होती है उसमें, ठीक है, यानी कि ए आंसर। कम से कम कई क्वेश्चन इसमें से मिलने चाहिए, मतलब कम से कम क्या आंसर। देखिए, प्रयोग विधि समझी जाती है, तो प्रयोग विधि एक साइंटिफिक विधि है और ऑब्जेक्टिव विधि है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथड है ये देखिए 28 में देखिए, 28 का आंसर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, तो ये सभी विधि हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि डी आंसर। जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य क्या है, तो जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य, देखो इसमें से आंसर तो डी होगा इसका, लेकिन आप सही से जो पढ़ पाओगे, इसमें पहले देखिए जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य क्या है, तो किसी कारण का निदान करना ये नहीं है, शिक्षा प्रदान करना ये नहीं, नौकरी दिलाना ये नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर होगा डी। लेकिन यहाँ देखिए, जो जीवन इतिहास विधि जो होती है ना, जो केस हिस्ट्री मेथड जो होता है, उसमें मानव वंश वर्ग द्वारा किसी विशेष प्रकार के कार्य करने पर उसके व्यवहार को ज्ञात करने के लिए ये विधि मानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जीवन इतिहास विधि किससे संबंधित है, तो मानव वंश वर्ग द्वारा किसी विशेष प्रकार के कार्य करने पर उसके व्यवहार को ज्ञात करने के लिए ये विधि अपनाई जाती है, जीवन इतिहास विधि। 30वां देखिए, फ्राइड किस विधि के प्रतिपादक हैं, तो फ्राइड का आपको पता है मनोविश्लेषण विधि है उनकी, आंसर बी, इसका आंसर बी होगा। व्यक्तित्व परीक्षण किस विधि के अंतर्गत किया जाता है, तो टेस्टिंग मेथड में, परीक्षण विधि में, आंसर ए। 32 देखिए, मनोविश्लेषण विधि का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो अचेतन मस्तिष्क, यानी अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। 33वां देखिए, जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है, तो डेवलपमेंट यानी विकास, ठीक है, जीवन पर्यंत चलती है। विकास के सिद्धांत, ऑल ऑफ द एबव लगाएंगे, निरंतर विकास, व्यक्तिगत भिन्नता विकास, विकास क्रम का सिद्धांत, ये सभी हैं, इसके आंसर डी होगा इसका। विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, तो भैया इसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही हैं, सी आंसर है इसका। वृद्धावस्था की समय अवधि कौन सी होती है, तो 60 वर्ष से जो ऊपर के लोग होते हैं उन्हें वृद्धा कहा जाता है, उन्हें वृद्ध, डी आंसर। 37 देखिए, जीवन चक्र में शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण आस्था है, तो बाल्यावस्था, ठीक है, क्या है, बाल्यावस्था, क्योंकि इस एज में आकर बच्चा सबसे ज़्यादा सीख सकता है, सबसे ज़्यादा समझ सकता है, 80% विकास इस स्थिति में हो जाता है, ओके।
कई क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे आपके आने वाले पेपर में। किशोरावस्था की समस्याएं क्या हैं, तो आंसर डी लगाइए इसका। ये किशोरावस्था में बच्चा अपने हिसाब से काम करता है, समझता किसी की है नहीं, बस अपने दोस्तों की मानता है और किसी की नहीं। ठीक है। 39 देखिए, किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान। तो ये सारी विधियां हैं जो किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनाई जा सकती हैं। शिक्षा, निर्देशन, परामर्श, अभिभावक के सहयोग। 40 देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो जीन पाइगेट यानी जीन पियाजे थे इसके संस्थापक। संज्ञानात्मक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट के जीन पियाजे। 41 देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बल दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किस पर बल देते हैं, तो खोज पर बल दिया जाता है, इसमें डिस्कवरी पर। ओके। 42 देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो ये सब आपने पढ़ाई होगा, सीटेट वगैरह भी आपने कभी दिया होगा तो उसमें पढ़ा होगा। संवेदी पेशी या पूर्व संक्रियात्मक स्थूल अवस्थाएं, ये समझिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में, टीचिंग के हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोल वर्ग वाला और ये वाला संज्ञानात्मक विकास वाला, क्योंकि टीचिंग की ये कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए पूछा जाता है ये, है ना। तो तीनों ध्यान रखना। कोल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो ये पाइगेट के सिद्धांत पर आधारित है, जीन पियाजे के सिद्धांत पर, नैतिक विकास सिद्धांत। ये देखिए, विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत नियम तथा व्यवस्था निर्धारण अवस्था आती है, तो कोलवर्ग का जो सिद्धांत है ना, कोलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, उसमें आती है विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत नियम तथा व्यवस्था निर्धारण की अवस्था आती है, कोलवर्ग के नैतिक विकास में। ओके, आपने सही से इस पेपर को पढ़ लिया तो कई क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे और आप बड़े आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि ये जो पेपर बनते हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखकर बनाए जाते हैं, तो काफ़ी हद तक फंसता है, काफ़ी हद तक आप देखना इसमें से काफ़ी हद तक फंसेगा भी। क्वेश्चन अभी जो आंसर में दे रखा है, हो सकता है वही क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाए, ये भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही आए, तो हो सकता है कि आंसर यहाँ ऊपर उठकर आ जाए और क्वेश्चन यहाँ नीचे लिख जाए, तो इस तरह से हो जाता है। देखिए, नैतिक विकास से तात्पर्य क्या है, तो इसमें नैतिक मापदंडों को अपने में समाहित करना, यानी कैसे कह दिया जाए कि नैतिक मापदंडों को अपने में समाहित करना क्या कहलाता है, तो वह नैतिक विकास कहलाता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। यहाँ देखिए, एरिक्सन को कहा जाता है, एरिक्सन कौन थे, तो ये अहम मनोवैज्ञानिक थे, है ना, ईगो साइकोलॉजिस्ट। 47 देखिए, एरिक्सन के मनोविज्ञान सिद्धांत प्रस्तुत, एरिक्सन ने मनोविज्ञान सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था, तो ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था ना, ये 1963, ठीक है, 1963। लेकिन इसके बारे में सही अवधारणा ये बताई जाती है कि 1950 में उन्होंने कहा था, 1950 में इसको पहले प्रस्तुत किया था, ये भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो आंसर इसका आप लगाएंगे डी। वैसे तो 1963 में किया था, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है 1950 में। ये देखिए, स्वाधीनता विपरीत शर्म किस सिद्धांत की दूसरी अवस्था है, स्वाधीनता विपरीत शर्म, तो इरिक्सन। ओके, आंसर होगा इरिक्सन। अभिवृद्धि से क्या अभिप्राय है, आकार एवं भार में होने वाली वृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब क्या है, आकार और भार में होने वाली वृद्धि। शरीर के विभिन्न अंगों के लिए विकास की गति कैसी होती है, तो भिन्न भिन्न तरह की होती है। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ लंबा हो रहा तो पैर भी लंबाई हो जाए, है ना, अपने अपने हिसाब से सब होता है। देखिए, आधुनिक समय में किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, तो आंसर डी लगाइएगा आप इसका, क्योंकि सारी अवस्थाएं हैं। मोबाइल का भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सोशल मीडिया का, सबका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन किताब नहीं पढ़ना चाहते बच्चे। ओके, तो इसका आंसर होगा डी। 52 देखिए, शारीरिक विकास के लिए आकर्षण का केंद्र क्या है, विद्यालय। विद्यालय में पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है विद्यार्थी का। मानव जीवन में अधिगम की प्रक्रिया शुरू होती है, कब से शुरू होती है, तो जन्म के बाद। सीखना कब शुरू होता है, पेट से थोड़ा शुरू होता है, पेट में सीखना शुरू होता है जन्म के बाद। ठीक है, आफ्टर बर्थ। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लर्निंग, अधिगम, यानी कि आंसर डी। किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था। ये किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ये गिलफोर्ड ने कहा था। ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, और इसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 55, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, तो ये सारी विशेषताएं हैं अधिगम की। समायोजन करता है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह का, और उद्देश्यपूर्ण है। आंसर होगा डी। अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो इसका आंसर भी डी होगा। ठीक है, आंसर डी लगा लेना इसका।
शिक्षण अधिगम की विधियां हैं, तो ये सारी विधि सेमिनार, खेल और व्याख्यान विधि शिक्षण अधिगम की विधियां हैं। पुरस्कार अधिगम में सहायक है, आंसर इसका होगा भौतिक एवं सामाजिक पुरस्कार, सी आंसर। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहते हैं, आपको पता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं, है ना, और द्विपक और संबंधवाद, ये सारे जो नाम है ना, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम है। ये प्रश्न भी आ सकता है, ये ध्यान रखना कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, है ना, ये आ सकता, थॉर्नडाइक ने दिया था। और द्विपक प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। बहुत फेमस हैं ये, बहुत ज़्यादा इनका पूछा जाता है, इनमें से कोई नाम लेकर आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस चीज़ पर किया था? किस पर किया था? तो बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली बैठा दी थी ना, बार मछली थी, वो वाला है, तो बी लगाएंगे इसका। सीखने के नियम आधारित हैं, तो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, आंसर ए इसका। यहाँ देखिए, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पेवलोव ने किया था। कुत्ते वाला प्रयोग जो किया था वो कुत्ते पर प्रयोग किया गया पेवलोव द्वारा, ठीक है, आंसर ए। पूर्वाग्रहों को दूर करने में यह अधिगम सिद्धांत उपयोगी है, तो कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? पूर्वाग्रह जो होते हैं आपके, मतलब पहले आपने सोच रखा है ना, और फिर जैसे आपने कोई पूर्व अवधारणा बना ली कि भाई ये जो होता है ना, जैसे लड़कियां सिर्फ रोटी ही बना सकती हैं, ऐसा आपने कुछ सोच लिया है ना, लड़कियां रोटी ही बना सकती हैं या लड़के ही जॉब करने जा सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ आपने मन में विचार कर ली, सोच ली, तो ये आपका पूर्वाग्रह है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या? ए। आंसर क्या होगा इसका? ए, ठीक है, इसमें आंसर लगा नहीं है। ओके, ध्यान रखना। ये उपयोगी माना जाता है, ऐसा कहते हैं, ये उपयोगी है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी है कि पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए जो इसमें माना जाता है मुख्य रूप से पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए, तो वो आंसर इसका ये ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये भी सही माना जाता है, ठीक है, ये भी सही माना जाता है। तो वैसे तो ये होगा, लेकिन ये भी तो सही माना जाता है, तो हम इसको डी भी तो कर सकते हैं, इसका आंसर डी भी तो कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए सही है, ये भी बी भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको एक बार हम बताएंगे आपको सही कि इसका आंसर क्या माना गया है। यहाँ देखिए, स्किनर का अधिगम सिद्धांत, तो इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, आंसर सी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में महत्व है, किसका महत्व है? रीइंफोर्समेंट का, पुनर्बलन का। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक आईपी पेवलोव थे। ये कौन थे? रशियन शरीर शास्त्री थे, ठीक है, रशियन शरीर क्रिया विज्ञानी, रशियन साइकोलॉजिस्ट। कौन? पेवलोव। स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? तो ये सारे शैक्षिक महत्व हैं स्किनर के सिद्धांत के। परिणाम की जानकारी के लिए, व्यवहार को स्वरूप प्रदान करने के लिए और अभिक्रमित अध्ययन के लिए। डी आंसर होगा इसका। 69 देखिए, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया गया। स्किनर बॉक्स का प्रयोग कब किया गया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, आंसर होगा इसका सी। गेस्टॉल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, तो कोलर का जो सूच का सिद्धांत है ना, जो किया था आदिमानव वाला, वो है बंदर लंगूर वाला किया था ना, वो उसका नाम सुल्तान था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि उसका नाम क्या था? सुल्तान था उसका। तो कोलर का सूच का सिद्धांत है गेस्टॉल्ट सिद्धांत। कोलर के अधिगम सिद्धांत में सुल्तान था, देखो ये आ गया चिंपैंजी, आंसर होगा इसका चिंपैंजी। ये पूछा जाता है बहुत। देखिए, कोलर ने अपने अधिगम सिद्धांत में बल दिया था, किस चीज़ पर बल दिया था? तो इनसाइट थ्योरी जो थी ना उसकी, कि आत्मिक बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा सही माना जाता है, सूच पर बल दिया था। वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि आंसर सी। गणित का ज्ञान भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक होता है, यह अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के आधार पर होता है। तो कौन सा सिद्धांत है इसके लिए? समान तत्वों का सिद्धांत। गणित का ज्ञान यदि आप भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक करते हो, जैसे आपने
गणित में कुछ सीखा, फिर आपने फिजिक्स में कुछ पढ़ रहे हो, तो आपकी कैलकुलेशन फिजिक्स में काम आती है ना, तो उसी को बोलते हैं समान तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। नृत्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नर्तकी के रूप में कला का प्रदर्शन करना किसका उदाहरण है? ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। आंसर होगा इसका बी। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आने वाले पेपर के लिए, तो आप बहुत ध्यान से इनको पढ़ के जाना। इनमें से आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन मिलने के बहुत चांसेस हैं। अभी जो प्रश्न बन के आया है वही उत्तर बन के आ सकता है, जो अभी उत्तर बन के आया वो प्रश्न बन के आ सकता है, तो अच्छी तरह पढ़ के जाना है इसको। 76 देखिए, आंसर होगा इसका अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, यह प्रक्रिया कहलाती है अधिगम का सकारात्मक सिद्धांत। ए आंसर। 77 देखिए, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। तो अधिगम स्थानांतरण जो होता है वो इस सभी तरह का होता है, शून्य, नकारात्मक, सकारात्मक। आपने कोई चीज़ सीखी, उसका प्रयोग आपने दूसरे पर कर दिया। आपने साइकिल चलाना सीखा, अब आप साइकिल चलाना सीख कर ही मोटरसाइकिल चलाने लगे, वो सकारात्मक है। ठीक है, आपने साइकिल चलाना सीखी लेकिन आप कार चला रहे हो, तो आप कार चला नहीं पा रहे, तो वो नकारात्मक है, क्योंकि साइकिल चलाना सीखना आपके कार चलाने सीखने पर कोई लागू नहीं हुआ, तो नकारात्मक हुआ, है ना। उसने कुछ गड़बड़ी कर दिया। शून्य का मतलब यह है कि आपने कुछ सीखा लेकिन दूसरे पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो वो शून्य हो गया, मतलब ना तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उस पर, सीखने के मतलब ही कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आंसर होगा इसका डी। सभी आंसर सही हैं। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो ये सभी कारक हैं जो अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। बुद्धि, विषय की समानता, सार्थक सीखना। आंसर डी। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, इसका आंसर होगा डी, सभी हैं। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लो। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? C.H. जड़ ने दिया। समान तत्वों का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, और पूर्णकार सिद्धांत दिया कॉलर ने। ये तीनों आप नाम याद रखना, इनमें से पूछा जा सकता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? C.H. जड़ ने दिया था। समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, और पूर्णकार का सिद्धांत कॉलर ने दिया था। 80वां देखिए, सभी विषयों में अधिगम स्थानांतरण होता है, तो सब में अलग अलग होगा ना, तो वेरियस टाइप का या डिफरेंट टाइप होगा। अधिगम स्थानांतरण की विधियां हैं, कौन कौन सी है? तो समस्या समाधान विधि है अधिगम स्थानांतरण की विधि। ठीक है, ये देखिए 82वां क्वेश्चन देखिए, अधिगम स्थानांतरण की उपयोगिता है किस क्षेत्र में? तो इन सब में है, शिक्षा में, चिकित्सा में, व्यवहार में, सब में है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया है, तो कौन सी है? कार्य को आरंभ रखने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा। ठीक है, किसने कहा था? ये गुड ने कहा था। ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा प्रक्रिया है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने की। किसने कहा था? ये गुड ने कहा था। किसने कहा था? एक मनोभाव थे, ठीक है, महानुभाव हुए थे, गुड, उन्होंने कहा था ये। ठीक है, प्रेरणा आधारित है, किस पर आधारित है? क्यों, कैसे और कब के प्रश्न पर। इसमें होगा आंसर डी। प्रेरणा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों तरह की प्रेरणा होती है भाई। मोटिवेशन कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। 86 देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में विशेष तत्व है भाई। मोटिवेशन का बहुत तत्व उसमें होता है। प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रेरणा के स्रोत ये सभी माने जाते हैं, आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन एवं प्रेरक, सब माने जाते हैं। डी आंसर। प्रेरणा कला है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला को प्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, मोटिवेशन बोलते हैं, रुचि उत्पन्न करना। आंसर ए। ये देखिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अब इसको जरा एक बार सही से पढ़ लेना। अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं, तो आंसर होगा इसका डी, यानी कि सभी सही हैं। लेकिन ये जो है ना, देखो, ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये दिया था मैकडूगल ने, है ना। और सेकंड देखिए, मांग सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने, मांग सिद्धांत दिया था मैस्लो ने, और ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था फ्राइड ने। तो ये सभी सही हैं, ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनका नाम आप याद रखना। ओके, और इसी को मैस्लो का जो सिद्धांत है ना, मांग सिद्धांत को ही आत्मसिद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ओके, अब ये देखिए, प्रेरणा की विधियां हैं, तो ये सारी विधियां प्रेरणा की हैं। प्रतिद्वंद्वता, प्रशंसा, परिणाम का ज्ञान, तो आंसर होगा डी इसका। 91 देखिए, प्रेरणा पाकर अधिगम की प्रक्रिया हो जाती है। कैसे होती है? आपको मोटिवेशन मिले तो अधिगम की प्रक्रिया आप सीखना कैसे शुरू कर दो, फिर आप बहुत इजी वे में सीख जाओगे, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल गया है। किसने कहा अरे तुम ये काम कर सकते हो, तो आप तैयार हो जाओगे करने के लिए ना। आंसर होगा ए।
लक्ष्य प्राप्ति हेतु शिक्षक को विद्यार्थी में जागृत करनी चाहिए। क्या जागृत करनी चाहिए? आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा दोनों अभिप्रेरणा दोनों ही जागृत करनी चाहिए, आंतरिक भी, इंटरनल भी, और जो आपका बाहरी डेवलपमेंट है वो भी, बाहरी मोटिवेशन है वो भी, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, ये देखिए 92। अब 93 देखिए, बुद्धि की अवधारणा है। तो बुद्धि की अवधारणा, ये सारी चीज़ इसमें सही है। कार्य करने की विधि, सोचने की योग्यता, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, यानी कि आंसर डी, बुद्धि की अवधारणा है। व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य पाई जाने वाली इस विभिन्नता का मुख्य कारण है बुद्धि। आप में अंतर है, हम में अंतर है, हम सब में अंतर है। तो किसकी वजह से? बुद्धि की वजह से भी अंतर होता। तो आंसर होगा ए इसका। बुद्धि का वितरण आधारित है जन्मजात योग्यता पर। ठीक है, जन्मजात योग्यता पर आधारित है, आंसर सी। 96 देखिए, ज्ञान की सहायता से विकसित नहीं किए जा सकती। तो भाई ज्ञान की सहायता से बुद्धि को विकसित नहीं किया जा सकता। वैसे तो देखा जाए तो किया भी जा सकता है, लेकिन आंसर इसका ए माना गया है। ठीक है, ये देखिए, इंजीनियर में पाई जाती है कौन सी बुद्धि होती है? तो यांत्रिक बुद्धि होती है इंजीनियर में। कौन सी? यांत्रिक बुद्धि। नेतागणों में कौन सी बुद्धि होती है भाई? उनमें सामाजिक बुद्धि होती है, सोशल इंटेलिजेंस। नेतागणों की लोकप्रियता में कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि। बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो एक कारक और ग्रुप फैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर। ठीक है, एक कारक, दो कारक और समूह कारक। तो देखो, अब इनका नाम याद रखना क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखे गए हैं। बुद्धि का सिद्धांत जो वन फैक्टर थ्योरी दी थी वो बिने और टर्मन ने दी थी। ध्यान रखना इस बात को, बहुत पूछा जाता है कि वन फैक्टर थ्योरी किसने दी थी इंटेलिजेंस की? तो बिने और टर्मन ने दी थी। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थर्स्टन ने दी थी। और टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने। ठीक है, ध्यान रखना है, वन फैक्टर बिने टर्मन ने दी थी, टू फैक्टर स्पीयरमैन ने दी थी, और ग्रुप फैक्टर थर्स्टन ने दी थी। ठीक है, और थ्री फैक्टर थ्योरी भी स्पीयरमैन ने दी थी। गार्डनर के अनुसार बुद्धि की श्रेणियाँ कितनी होती हैं? तो 7 होती हैं। उन्होंने बुद्धि की 7 श्रेणियाँ बताई हैं। देखिए, इस प्रकार ये आपका जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, ये आपका कंप्लीट हुआ। ये 2021-23 वाला पेपर था जो 2022 में हुआ। सही है, तो आप ध्यान रखना, इसमें से बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बहुत कुछ उम्मीद है। बस इस पेपर को सही से आप पढ़ लेना, क्योंकि जो आंसर में दिया वही क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है। इस बार आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होने हैं, इसलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर डाले जा रहे हैं। अच्छा, ये है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट 101। और अब आपके सामने फिर दूसरा पेपर आएगा, पेपर 102, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का। पहले हम लोग चारों पेपर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के देखेंगे, फिर हम लोग सेकंड सेमेस्टर के देखेंगे, फिर थर्ड के, फिर फोर्थ के। इस तरह आपके एग्जाम से पहले चारों प्रीवियस ईयर के आप पेपर देख कर जाना, सॉल्व करके जाना, जिससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। चलिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ये नया चैनल है, आप इसमें थोड़ा सहयोग देंगे तो चैनल आगे बढ़ सकता है। ये पहली वीडियो है इस चैनल की, आपका साथ बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, तो चैनल आगे बढ़ सकता है। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।